होता है, नेक्स्ट है इंटरप्ट इनिशिएटेड। तो मैंने आपको बताया कि जो आपका प्रोग्राम आयो है, ठीक है, वो क्या है, वो ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र ऑफ डेटा वो क्या है, वो एक लूप में वर्क करता है, ठीक है। जितनी देर तक डेटा ट्रांसफ़र होगा वो दैट इज़ द सेम टास्क ऑल अराउंड, ठीक है। वो क्या है, वो एक लूप को फॉलो करेगा और उस लूप को फॉलो करके वो क्या करेगा, वो आपके डेटा को ट्रांसफ़र करता रहेगा जब तक कि इनपुट आउटपुट यूनिट इंडिकेट्स दैट इट इज़ रेडी फॉर डेटा ट्रांसफ़र, ठीक है। दिस इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बिकॉज इट कीप द प्रोसेस बिजी नीडलेसली, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है ये क्या है, ये ओवरकम होता है इंटरप्ट इनिशिएटेड आयो से, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें लिखा है इन दिस व्हेन द इंटरफेस डिटरमाइंस दैट द पेरिफेरल इज रेडी फॉर डेटा ट्रांसफर इट जनरेट्स एन इंटरप्ट, ठीक है। आफ्टर रिसीविंग द इंटरप्ट सिग्नल द CPU स्टॉप द टास्क विच इट इज़ प्रोसेसिंग एंड सर्विसेज द IO ट्रांसफ़र एंड देन रिटर्न्स बैक टू इट्स प्रीवियस प्रोसेस। अब देखो, जो मैंने आपको बताया वही चीज़ है इसके अंदर। इसमें यही लिखा हुआ है कि जैसे ही मतलब जो भी आगे प्रोग्राम आयो है उसको पता चलता है कि भाई जो पेरीफेरल्स हैं वो आर रेडी टू डेटा ट्रांसफ़र, उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे एक इंटरप्ट इनिशिएट होता है, ठीक है। जनरेट करते हैं इंटरप्ट को, और वो इंटरप्ट क्या करता है, वो इंटरप्ट आपका CPU के पास जाता है। जैसे ही CPU उसको रियलाइज़ करता है कि हाँ भाई इंटरप्ट जनरेट है, तो वो क्या करेगा, वो अपने सारे के सारे काम रोक के उस इंटरप्ट को हैंडल करेगा, उस इंटरप्ट को सर्विस देने जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही वो सर्विस उसकी फिनिश हो गई, वो क्या करेगा, वो बैक टू प्रोसेसिंग द इट्स प्रीवियस टास्क। जो भी वो अपने पहले काम कर रहा था, जिसको भी उसने बीच में छोड़ा था, वो उसके पास आएगा और उसको प्रोसेस करेगा इन ऑर्डर टू डन टू प्रीवियस टास्क, ठीक है। तो इंटरप्ट इनिशिएटेड ये होते हैं जब भी आपका कोई डेटा ट्रांसफ़र होता है या आपकी कोई नया आप कोई चीज़ ओपन करते हो, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे एक इंटरप्ट जनरेट होता है, और वो इंटरप्ट कहाँ जाता है, वो इंटरप्ट सीधा CPU के पास जाता है। अब वो CPU क्या करता है, CPU उसको पहले बेसिकली तो मेन तो जो हायरार्की है वो ये है कि जैसे ही आपका इंटरप्ट जनरेट हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हैंडल करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम CPU एलोकेट करता है किसको, आपके उस इंटरप्ट को, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है इंटरप्ट का। कोई भी आपका CPU करंट एग्जीक्यूशन में है, कोई भी आप डेटा ट्रांसफ़र में पेन ड्राइव लगाओ या कोई भी आप प्रिंटर लगाओ या उसको इंस्टॉल करो या आप कोई भी नया प्रोग्राम ओपन करो, तो वो जैसे ही आप वो प्रोग्राम ओपन करते हो वो एक इंटरप्ट जनरेट होता है इन ऑर्डर टू स्टार्ट दैट प्रोसेस, ठीक है। तो जैसे ही इंटरप्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस इंटरप्ट को हैंडल करता है और CPU एलोकेट कराता है टू दैट इंटरप्ट कि भाई इसको इनिशिएट करो, इसको स्टार्ट करो, ठीक है। जैसे ही उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है और वो प्रोसेस चलने लगता है, CPU दोबारा अपने दूसरे कामों में चला जाता है। हाँ, अगर कोई डेटा ट्रांसफ़र है, अगर कोई ऐसा टास्क है जिसके अंदर CPU रिक्वायर्ड है, तो टिल द टाइम जब तक आपका वो इंटरप्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक CPU अपने वर्क पे वापस नहीं जाएगा। जैसे ही आपका टास्क ख़त्म हो गया, CPU चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आपके मल्टी कोर प्रोसेसर्स होते हैं, जो मल्टी प्रोसेसर्स होते हैं, वो वहाँ पर ये फ़ायदा है। वहाँ पर क्या है कि ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर हैं, किसी भी एक कोर पे या किसी भी एक प्रोसेसर के ऊपर आप उस इंटरप्ट को हैंडल करा सकते हो, ठीक है। बाकी जो आपके प्रोसेसर्स हैं वो दे में कंटिन्यू विद देयर अदर टास्क, ठीक है ना। या कोई कोर या कोई प्रोसेसर फ्री अवेलेबल है, तो जो इंटरप्ट है वो हैंडल हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है ना। बट हाँ, अगर कोई नहीं है तो जो भी CPU है, जो भी प्रोसेसर है, उसको अपना काम रोकना पड़ेगा और आपके इंटरप्ट को हैंडल करना पड़ेगा, और उस टाइम तक हैंडल करना पड़ेगा अगर उसको CPU की रिक्वायरमेंट है, जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद ही CPU अपने प्रीवियस टास्क के ऊपर वापस आ पाएगा, ठीक है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का इसमें क्या लिखा है, रिमूविंग द CPU फ्रॉम द पाथ एंड लेटिंग द पेरीफेरल डिवाइस मैनेज द मेमोरी बसेस डायरेक्टली वुड इम्प्रूव द स्पीड ऑफ ट्रांसफ़र। यही मैंने बताया था आपको। क्या करता है कि जो भी आपके बसेस होते हैं, जो भी आपका सिस्टम होता है, उसका सिस्टम बसेस का कंट्रोल कौन ले लेता है, DMA कंट्रोलर या CPU से ले लेता है वो। तो यहाँ पर वही लिखा है, रिमूविंग द CPU फ्रॉम द पाथ, CPU को रास्ते से ही हटा देता है।
और पेरीफेरल डिवाइस क्या करती है, मैनेज करती हैं मेमोरी, नॉट एग्जैक्टली पेरीफेरल डिवाइस, DMA controller manage the system buses in order to transfer the data from you can say input output devices to memory या from peripheral to memory in order to speed up the transfer. ठीक है, this technique is known as DMA, direct memory access. ठीक है, in this the interface transfer data to and from the memory through memory bus. A DMA controller managed to transfer data between peripheral and memory unit. वो चीज़ आ गई. Many hardware systems use DMA such as disk drive controller, graphic cards, network cards and sound card etc. ठीक है. It is also used for intra-chip data transfer in multi-core processor. ठीक है, इंटर-चिप डेटा ट्रांसफ़र क्या होता है, जो भी आपके मल्टी कोर प्रोसेसर्स होते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, जो मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं दे परफॉर्म या दे एग्जीक्यूट मे बी डिफरेंट प्रोसेसेस at the same time or maybe the threads of the same process, different threads of the same process. So it is possible ke some of the threads requires the input from the output of other threads. ठीक है, so they communicate through some mechanism and that is they need to transfer the data. ठीक है, that is intra chip data transfer. ठीक है, वो इंट्रा चिप डेटा ट्रांसफ़र जो होता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सेम यू कैन से सेम प्रोसेस थ्रेड्स. ठीक है, उसके अंदर जो डेटा ट्रांसफ़र होता है, जो मल्टी कोर प्रोसेसर के बीच में डेटा ट्रांसफ़र होता है, उसको आप बोलते हो इंट्रा चिप डेटा ट्रांसफ़र. ठीक है, इन DMA CPU वुड इनिशिएट द ट्रांसफ़र. ठीक है, DMA में क्या है, CPU इनिशिएट करेगा ट्रांसफ़र, do other operation while the transfer is in progress and receive an interrupt from the DMA controller when the transfer has been completed. ठीक है, जो इनिशिएशन होता है आपके डेटा ट्रांसफ़र का दैट इज़ फ्रॉम CPU itself only. ठीक है, उसके बाद जो है वो कंट्रोल आपका कहाँ चला जाता है, DMA कंट्रोलर के पास चला जाता है. रेस्ट ऑफ द टाइम टिल द डेटा हैज़ बीन कम्प्लीटली ट्रांसफर्ड द कंट्रोल इज़ टू DMA. ठीक है, दिस इज़ आपका जनरल डायग्राम है आपका. ठीक है, डेटा काउंट, डेटा रजिस्टर, एड्रेस, कंट्रोल लॉजिक, सिंपल आपका प्रोसेसर का है. दीज आर द डेटा लाइंस. ठीक है, एड्रेस रजिस्टर्स एंड डेटा काउंट्स आर बाई डायरेक्शनल. ठीक है, एड्रेस रजिस्टर के बाद एड्रेस लाइन आ रही है. दिस इज़ द DMA रिक्वेस्ट टू कंट्रोल लॉजिक. कंट्रोल लॉजिक क्या है, कंट्रोल लॉजिक ही आपके सारे रिक्वेस्ट को, सारे इंस्ट्रक्शंस को क्या करती है, डिकोड करती है इन ऑर्डर टू मेक सेंस फ्रॉम इट, कि भाई ये जो इंस्ट्रक्शन मेरे पास आया है या जो मेरे पास रिक्वेस्ट आई है ये है क्या, या किसके लिए रिक्वेस्ट की गई है. ठीक है ना, वो सारा इंटरप्रेट जो करता है वो कंट्रोल लॉजिक करता है. दैट इज़ वाई DMA रिक्वेस्ट इज़ कमिंग टू कंट्रोल लॉजिक एंड DMA एक्नॉलेजमेंट इज़ गोइंग फ्रॉम कंट्रोल लॉजिक. एंड इंटरप्ट इज़ ऑल्सो कमिंग टू कंट्रोल लॉजिक. इंटरप्ट है क्या, बेसिकली इंटरप्ट इज़ ऑल्सो एन इंस्ट्रक्शन. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उसे आवाज़ लगा रहे हो ना, वो भी एक इंस्ट्रक्शन है, वो भी किसी ना किसी असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया होगा, उसका भी कोई प्रोसेस होगा. तो वो क्या है, वो दैट इज़ ऑल्सो नीड टू इंटरप्रेट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट, कि वो चाह क्या रहा है, वो किस चीज़ के लिए इंटरप्ट है. ठीक है ना, तो ये आपका जो था, ये आपका इनपुट आउटपुट सब सिस्टम कह लो या इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन कह लो ऑफ कंप्यूटर, मतलब ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है ना, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है ऑफ द सेम यूनिट 4, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसर. ठीक है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर हमारे पास ये सिंपल सा एक डायग्राम है, यू कैन सी. ठीक है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर बेसिकली है क्या, इन अ नटशेल. इनपुट आउटपुट प्रोसेसर बेसिकली आपकी जो, जैसे कि मैंने अभी बताया, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट होल्ड डाउन रखना. तो ये तो हमने देख लिया DMA के बारे में, इंटरप्ट इनिशिएटेड के बारे में, प्रोग्राम आयो के बारे में, मोड ऑफ डेटा ट्रांसफ़र देख लिया, इनपुट आउटपुट ट्रांसफ़र देख लिया, CPU इंटरफेस देख लिया, पेरिफेरल डिवाइस देख ली, इनपुट आउटपुट सब सिस्टम या कह लो इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन देख लिया. ठीक है ना. अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इनपुट आउटपुट प्रोसेसर.